सास की रसोई में गड़बड़ की बहू ने। प्रिया बेहद घबराई हुई अवस्था में खड़ी थी। उसके आसपास नमक चीनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। चूल्हे पर दूध भी जलकर काला हो चुका था। सुधा देवी गुस्से में आंखें फेरती हुई दरवाजे पर खड़ी हुई होती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हाल बनाया है रसोई का। नमक चीनी सब कुछ गुड़बुड़ कर दिया है। वो माँ जी, अरे यार मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस चाय बनाने आई थी। सुधा देवी रसोई में आकर चूल्हे पर रखे बर्तन को देखती है। जले हुए दूध से धुआं उठ रहा था और वो माथा पकड़ लेती है। हे भगवान, दूध तो पूरा जल गया। अब बहुत हो गया, पहले दिन से ही क्या मुसीबत है यहाँ। माँ जी माफ कर दो, मैं साफ सफाई कर दूंगी। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। गलती से ये सब कुछ फैल गया, आगे से मैं बहुत अच्छे से हर चीज का ध्यान रखूंगी। अचानक अर्जुन ऑफिस से आता है। रसोई की हालत देखकर वो चौंक जाता है। ये क्या हो रहा है यहाँ? पूरी रसोई में दाल चावल बिखरा हुआ है। बेटा, तुम्हारी बीवी को तो चाय बनाना तक नहीं आता है। हद होती है किसी चीज की। कैसे गुजारा करेंगे इस बैल बुद्धि के साथ? क्या करूं मैंने तो कभी रसोई में काम ही नहीं किया। घर में माँ सब कुछ करती थी, अब शादी हो गई और अचानक सब कुछ करना पड़ रहा है। पर मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। राजू अचानक घर में आता है और वो अपनी बहन प्रिया को रोते हुए देखता है। क्या हुआ प्रिया, तू रो क्यों रही है? मुझे बता, क्या बात है? कोई बात नहीं है राजू, बस थोड़ी सी रसोई की समस्या है, वो भी हम घर वाले खुद ब खुद सुलझा लेंगे। अगले दिन सुबह के समय प्रिया छुप छुप कर अपने फोन पर YouTube देखकर खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है। हाँ, अच्छा हुआ, ये तो बहुत आसान लग रहा है। दाल बनाना इतना भी मुश्किल नहीं। मैं तो बेकार में इतना डर रही थी कि फोन देखकर भी मैं खाना बना भी पाऊंगी या नहीं। प्रिया दाल चढ़ाती है, अचानक से फोन फिसलकर दाल के बर्तन में गिर जाता है। आए माय गॉड, अरे बाप रे बाप, मेरा फोन, अब क्या होगा? प्रिया फोन निकालने की नाकाम कोशिश करती है और पूरी दाल को चम्मच से घुमाने लगती है। गरम दाल हर तरफ छींटे उड़ाती हुई घूम रही थी। रसोई का फर्श भी अब तक दाल से पूरी तरह खराब हो जाता है। दीदी, ये क्या कर रही हो? पूरी रसोई में दाल फैला दी है आपने। मुन्नी जल्दी से मेरी मदद करो, माँ जी आने वाली है। उनके आने से पहले हमें साफ सफाई करनी होगी। दोनों फर्श पर दाल साफ करते समय फिसल कर गिर जाती है। ठीक उसी समय सुधा देवी रसोई में प्रकट हो जाती है। अरे राम रे राम, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? तुमने तो पूरी रसोई ही खराब करके रख दी। माँ जी, मैं तो बस। सुधा देवी सफाई करते समय अपना पुराना डायरी का पन्ना दाल में भीगा हुआ देखती है तो उसे उठाकर पढ़ती है। ये क्या? ये तो मेरी शादी के शुरुआती दिनों की डायरी है। ये डायरी रसोई में कैसे आई? रसोई में आई तो आई, दाल में कहां से आई? माँ जी, इसमें क्या लिखा है? सुधा देवी डायरी पढ़ती है, उनका चेहरा उदास हो जाता है। इसमें लिखा है, आज फिर खाना जल गया। सासू माँ भी बहुत गुस्सा हुई। काश मैं भी अच्छा खाना बना सकती। हे भगवान, इसका मतलब आप भी मेरी जैसी ही थी। सुधा देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ बेटी, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। मुझे भी कुछ नहीं आता था। मेरी सास भी मुझे बहुत डांटती थी। तो फिर आप मुझे क्यों डांटती हैं? आप तो मेरी परेशानी समझ सकती है ना माँ जी। बेटी, मैं इसीलिए तुझसे सख्ती से पेश आती हूँ, क्योंकि डरती हूँ कहीं मेरा बेटा भूखा ना रह जाए। मैंने अपनी सास से छुप छुप कर सब कुछ सीखा था। अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अर्जुन दरवाजा खोलता है। एक 90 वर्ष की बुजुर्ग महिला अंदर आती है। सुधा, ये तेरे घर की आवाज सुनकर आई हूँ मैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे दादी माँ, आप कैसे आई? मैं तो। दादी माँ रसोई की हालत देखकर सुधा देवी को घूरती है। सुधा, तूने अपनी बहू को प्रेम से सिखाया क्यों नहीं? मैंने तुझे कैसे सिखाया था? दादी माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं प्रिया को डराती रहती थी। दादी जी, आप मुझे खाना बनाना सिखाएंगी?
दादी माँ मुस्कुराती है और अपनी आस्तीन चढ़ाती है। बिल्कुल बेटी, अब हम तीनों मिलकर खाना बनाएंगे। पहले प्रेम से सीखना होगा, प्रेम से पेट ज्यादा भरता है। दादी माँ प्रिया को धीरे धीरे सब कुछ सिखाती है। सुधा देवी भी साथ में मदद करती है। बेटी, खाना बनाना प्रेम का काम है, गुस्से से बना खाना स्वादिष्ट नहीं होता। दादी जी, अब मैं सब समझ गई, धैर्य रखना जरूरी है। प्रिया, मुझे माफ कर दो, मैं माफी चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ प्रेम से पेश आना चाहिए था। राजू और शर्मा जी भी खुशबू सुनकर रसोई में आ जाते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जबरदस्त खाना बना है बिल्कुल। सुधा जी, मानना पड़ेगा, आपकी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है, दिल खुश हो गया। अर्जुन ऑफिस से आता है तो वो खाना देखकर खुश हो जाता है। प्रिया, मजा आ गया, तुमने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, बहुत ही टेस्टी है खाना तो। अर्जुन, दादी माँ और माँ जी ने मिलकर मुझे खाना बनाना सिखाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। सभी एक साथ खाना खाते हैं। मुन्नी भी खुशी से नाचती है। दीदी, अब तो रोज ऐसा ही स्वादिष्ट खाना मिलेगा, भगवान का शुक्र है। बेटी प्रिया, भगवान करे तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। प्रिया दादी माँ के पैर छूती है। सुधा देवी भी प्रिया को गले से लगा लेती है। बेटी, अब से तुम मेरी सच्ची बहू हो, हम मिलकर इस घर को स्वर्ग बनाएंगे। माँ जी, अब मैं समझ गई हूँ, धैर्य और प्रेम से सब कुछ सीखा जा सकता है। सभी मिलकर हंसते हैं। प्रेम और खुशी का माहौल है। आज से हमारा घर सच्चे मायने में एक पूरा परिवार बन गया, सबको मिलकर करना होगा। बच्चों, याद रखना कि परिवार में प्रेम और सम्मान से ही सब कुछ संभव है। कहानी का अंत होता है। सभी एक साथ खुशी खुशी रसोई में काम किया करते हैं। अब तो रोज रोज यही होगा, हम सब मिलकर खाना बनाएंगे। हाँ माँ जी, और अगर कभी कुछ जल भी जाए तो हम सब मिलकर हंसेंगे, ऐसे ही हंसी खुशी दिन गुजारेंगे। अरे वाह वाह वाह, मजा आ रहा है सब लोगों को ऐसे साथ में काम करते देखकर। सास बहू के रिश्ते में प्रेम और धैर्य ही सबसे बड़ा तड़का होता है। दोस्तों, आपको खाने में क्या क्या बनाना आता है और आपने कितनी बार खाना बनाते हुए जलाया है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जनकपुरी नामक गांव में एक जानकी नाम की औरत थी जो कि बहुत गरीब थी। उसका पति अपाहिज था और उसकी एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम कोमल था। जानकी के पास ऐसा कुछ भी काम नहीं था जिसे करके वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। वो हर रोज किसी ना किसी के घर जाकर काम मांगा करती और काम मिलने पर उस काम को करके अपने परिवार का पेट भरा करती। ऐसे ही एक दिन जब जानकी शाम के समय काम से लौटकर घर आती है तो उसका पति अरुण बोलता है, जानकी, बहुत थक गई हो ना? तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है, तुम्हें मेरे जैसा पति मिला। अगर तुम चाहती तो किसी दूसरे के साथ अपना नया जीवन बिता सकती थी, लेकिन तुम अभी तक मेरी सेवा कर रही हो। दोबारा ऐसी बात मत करना। किस्मत मेरी चाहे जैसी भी हो, लेकिन मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है जिसके लिए पूरी दुनिया निछावर कर दूं मैं। कोमल बेटा, तुम्हारी माँ अभी काम करके थक कर आई है, माँ को तंग मत करो। रहने दीजिए, छोटी बच्ची है, इसे क्या पता थकावट क्या होती है। वैसे भी पूरे दिन की थकावट के बाद अपनी बच्ची का चेहरा देखना और उसे प्यार करना कितना सुकून देता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और बताओ, आज कोई काम मिला तुम्हें? नहीं, कोई काम नहीं मिला मुझे। आज पूरा दिन मैंने सभी के घर जा जाकर काम मांगा, लेकिन किसी के घर पर कोई काम नहीं था। मैं कल ही निकल जाऊंगी सुबह सुबह। मैंने सुना है गांव के बाहर कोई दुकानदार है जिसे काम वाली की जरूरत है। आप क्या कहते हो, मुझे जाना चाहिए? मेरा बोलना जरूरी नहीं है, जैसा तुम चाहती हो वैसा करो। लेकिन मैं इतना कहूँगा, अगर काम लगातार हो तो कर लेना, ताकि तुम्हें रोज काम ढूंढने की जरूरत ना पड़े। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, ताकि मेरा काम हर रोज हो और मेरी बच्ची को ऐसे किसी और के घर के सामने मांग कर खाने की जरूरत ना पड़े। दोनों पति पत्नी अपनी दुख सुख की बातें करते हैं और बिना कुछ खाए खाली पेट ही सो जाते हैं। सूरज की नई किरण के साथ जानकी भी अपने नए दिन की शुरुआत करती है। मंदिर जाकर और पंडित जी का आशीर्वाद लेकर अपने काम के लिए दूसरे गांव जाती है, जहां उसे एक बर्गर वाला मिलता है जिसे वो बोलती है, नमस्ते मालिक,
मैंने सुना है आपको किसी नौकरानी की जरूरत है। क्या ये बात सच है? हाँ, मुझे काम वाली तो चाहिए। क्या आप काम के बारे में पूछने के लिए आई हो? जी मालिक, क्या वो काम मुझे मिल सकता है? मुझे बहुत जरूरत है इस काम की। अगर मुझे ये काम मिल जाता है तो मेरे घर परिवार को कम से कम एक वक्त का खाना मिल जाएगा। अरे जरूर, अगर आपको काम की जरूरत है तो मुझे भी तो काम वाली की जरूरत है। ऐसा कीजिए, आप कल से ही ना काम पे आ जाइए। मालिक, कल से क्यों? मैं चाहती हूँ मैं आज से ही आपकी दुकान में काम शुरू कर दूं, अगर आप चाहे तो। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। अगर आप आज से ही काम करना चाहती हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए तो ये और अच्छा होगा। आइए मैं आपको काम बता दूं कि क्या क्या काम करना है मेरी दुकान में। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं। आज मैंने भगवान से ये काम मांगा था और आपने दे भी दिया। जानकी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बर्गर वाला जानकी को धीरे धीरे सारे कामों की जानकारी देता है और जानकी हाँ में सर हिलाती है और काम करते करते कई दिन गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जानकी दुकान का सारा काम खत्म करके बर्गर खाने वाली होती है। तभी वहाँ एक बूढ़ा भिखारी आता है और जानकी से कहता है, भाई कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ, इस भूखे को कुछ खिला दो। बाबा, आपको ऐसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है भूख क्या होती है, इसलिए लीजिए, खा लीजिए। माई, ये तो तुम खा रही थी, तो तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुम्हें भी तो भूख लगी होगी, और ये क्या दे रही हो मुझे खाने के लिए? बाबा, मेरे पास यही है खाने में, क्योंकि मुझे खाने में यही मिलता है। जो मेरे पास था वो मैंने आपको दे दिया। ठीक है माई, जैसा तुमने मुझे दिया खाने को, भगवान तुम्हें देगा और तुम कभी खाली पेट नहीं रहोगी। बाबा, आप यहाँ बैठकर आराम से खाओ, मैं काम कर लेती हूँ, मुझे कुछ काम है। बूढ़े बाबा को बिठाकर जानकी अपने कामों में लग जाती है। कुछ वक्त बाद जब बूढ़े बाबा बर्गर खाकर जाने लगते हैं, तभी जानकी को मालिक की दुकान में काम करता देखकर बूढ़े बाबा उसे बुलाकर उसके सर पर प्यार से आशीर्वाद भरा हाथ रखते हैं और कहते हैं, तुमने आज मुझे जो खिला के मेरी भूख को शांत किया है, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मैं। तुम्हारा जीवन के लिए वो सबसे बड़ा तोहफा बन जाएगा। बाबा, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी जिसमें तुम सर्व रूप से सफल हुई। इस वजह से मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज तुमने मुझे जो कुछ भी खिलाया है, कल से तुम जिस भी बर्तन में अपना हाथ रख दोगी और वस्तु का नाम लोगी तो वो चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। अरे, ये बूढ़े बाबा कहाँ गए? अभी तो ये यहीं थे, फिर पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गए? मालिक, क्या आपने उन बूढ़े बाबा को गायब होते हुए देखा? कौन बूढ़ा बाबा? अरे मैं कुछ समझा नहीं, वह किस बुढ़े की बात कर रही हो तुम? और ये लीजिए, ये बर्गर खा लीजिए, कब से ना यहीं रखा हुआ है। क्या बर्गर? मैंने तो ये बर्गर उस बाबा को दे दिया था, तो ये दोबारा यहाँ पर कैसे आया? हे भगवान, ये कोई जादुई बर्गर है क्या? क्या हुआ जानकी जी, क्या सोच रही हो आप? जल्दी से खा लो, बहुत काम पड़ा है दुकान में। काम के साथ साथ आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। जी मालिक, मैं खाकर अभी सारा काम समेट लेती हूँ। जानकी सोचते हुए वो जादुई बर्गर खाती है और शाम को जल्दी से अपने घर जाकर अपने पति और बेटी को सारी बात बताती है, जो भी आज उसके साथ हुआ। तभी उसका पति अरुण बोलता है, क्या ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब अगर उन बूढ़े बाबा ने तुम्हें ऐसे आशीर्वाद दिया है तो क्यों ना तुम एक बार इसका उपयोग करके देखो। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, मुझे एक बार तो कोशिश करनी चाहिए। आखिर ये वरदान मुझे सच में मिला है, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? मुझे विश्वास है ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि तुमने हमसे और अपने काम से बहुत प्यार किया है, इसलिए आज तुम्हें ये किस्मत बदलने वाला वरदान मिला है। हाँ, मैं अभी एक बर्तन लेकर आती हूँ। और कोमल बेटा, आज मैं तुम्हें बर्गर भी खिलाऊंगी, और सच बताऊं तो वो बर्गर जादुई होगा। जादुई? वो क्या होता है माँ? मुझे भी जादू देखना है, कैसा होता है? रुको, मैं एक बर्तन लेकर आती हूँ, उसके बाद जादू होगा। जानकी अपनी रसोई घर से बर्तन लेकर आती है और सबके साथ बैठकर बर्तन पर हाथ रखते हुए बर्गर बोलती है,
तभी वहाँ उस बर्तन में बर्गर आ जाते हैं, जिसे देखकर अरुण बोलता है, मैंने कहा था, मेरा विश्वास करो, ये सच होगा। देखा जानकी, अगर किस्मत अच्छी हो तो गरीब को भी जादुई बर्गर मिल ही जाता है। और अब ये वरदान तुम्हें मिला है तो इसका सदा उपयोग करो। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी एक बर्गर की दुकान खोल लूँ, जिससे मुझे काफी मदद मिल जाएगी। हाँ करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। तो बताओ, कब से जादुई बर्गर की दुकान खोलनी है हमें? जितनी जल्दी हो सके, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि इस दुकान को खोलने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। वो हम कहाँ से लाएंगे? तुम बस घर से बेचना शुरू करो, दुकान भी अपने आप लगना शुरू हो जाएगी। हाँ, आज से मैं घर से ही बर्गर बेचना शुरू करूंगी। अगर घर से ना हो तो मैं टोकरी पर बर्गर बेचना शुरू करूंगी। तो फिर शुरू कर दो अपना जादुई बर्गर का बिजनेस। जानकी अपने घर से ही बर्गर बनाकर बेचा करती। काफी लोगों को उसके हाथ का जादुई बर्गर बहुत पसंद आता है। समय के साथ जानकी का बनाया बर्गर पूरे गांव में फेमस हो जाता है। अब दूसरे गांव तक उसके बर्गर की चर्चा होती। अब जानकी के हालात पहले से काफी सुधर गए थे और अब वो जादुई बर्गर को बेचकर अपनी किस्मत ही बदल देती है।